So last class we were discussing Woods reaction. Woods reaction में हमने काफी सारे reactions discuss किए. We have discussed that when we have Rx and we reacted using Na and dry ether, so in that case हमें R मिलता है. In general, the halides that are preferred are what degree halides? Which degree halides are preferred? Correct. 1 degree and 2 degree halides are preferred. Third degree halide के केस में क्या होता है? In case of a third degree halide, it undergoes disproportionation. Disproportionation में क्या होता है? आपका वही जो फ्री रेडिकल है, एक आपको वो एल्केन देगा, दूसरा आपको वो एल्कीन देगा. राइट. एंड एल्कीन के केस में हम सारे पॉसिबिलिटीज ही चेक करते हैं. इसके अलावा for alkyl halides we take chlorine, bromine and iodine. Typically we do not take fluorine as fluorine has a very strong bond. Right. So Woods reaction में देखो आपका mostly इतना ही है. Now we just have to write a couple of points with regards to Woods reaction. Right. So आप कुछ points लिखिए. आप heading कुछ ऐसा डालो. Characteristics of Woods reaction. Heading आप डालो. Characteristics of Woods reaction. काफी सिंपल से रिएक्शन. इसमें देखो ऐसा कुछ खास तो है नहीं. फर्स्ट पॉइंट इज it always forms alkanes having even number of carbon atoms. Okay, it always forms alkanes having even number of carbon atoms. Point number 2, it always produces alkanes that are symmetric. Obviously जब हम R बनाते हैं तो वो symmetric ही होगा. Third one, 1 degree halides are preferred. 2 degree can also be used, but 3 degree will always undergo disproportionation. Fourth point, dry ether. Okay, कई बार ड्राई ईथर आप ऐसे भी देखोगे ROR. Okay, so ROR क्या होता है? ईथर ही होता है. So dry ether is used as Na would react with water. नोट कर ले. Fourth point is dry ether is used as Na would react with H2O. हो गया. हो गया. Complete. Now Woods reaction से similar ही. Okay, Woods reaction से similar ही हमारा एक reaction होता है called as Fittig reaction. Woods reaction के exactly similar we have Fittig reaction.
यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि वुड्स रिएक्शन हम तब बोलते हैं जब हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, व्हेन वी हैव एलिफैटिक कंपाउंड्स या रादर एलिफैटिक हैलाइड्स। फिटिक रिएक्शन एग्जैक्ट सेम चीज ही है, बट फिटिक रिएक्शन हम तब बोलते हैं व्हेन वी हैव एरोमेटिक हैलाइड्स। बट बाकी का प्रोसेस एग्जैक्टली सेम ही रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि वी हैव दिस कंपाउंड, ओके, एग्जैक्ट सेम चीज, एग्जैक्ट अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ Na एंड ड्राई ईथर। अब देखो बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एलिफैटिक हैलाइड था, बट फिटिक रिएक्शन में हमारे पास एरोमेटिक हैलाइड होता है। द प्रोडक्ट एंड मैकेनिज्म इज एग्जैक्टली द सेम। अब अगर मेरे पास ये है तो बताओ मेरे पास प्रोडक्ट जो आएगा उसका नाम क्या होगा? व्हाट विल बी द नेम ऑफ द प्रोडक्ट? ये आपको ऑलरेडी पता है। देखो एग्जैक्ट सेम चीज, आपका दोनों बेंजीन जो है वो उस पॉइंट से ही कनेक्ट हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। देखो ये बनेगा obviously plus NaCl, right? So this is called as Fittig reaction. Fittig reaction and Woods reaction difference क्या? Woods has aliphatic, Fittig has aromatic. That's it. Okay. And इसके अलावा एक और रिएक्शन होता है, देखो अब आप नाम सुनते ही समझ जाओगे, दैट इज योर वुड्स फिटिग रिएक्शन। अब बताओ यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व होगा? वुड्स फिटिग में क्या इन्वॉल्व होगा? करेक्ट, वुड्स फिटिग में आपके पास एक एलिफैटिक होता है, ओके, एंड एक आपके पास एरोमेटिक होता है, एज सिंपल एज दैट। So in this case, what we have is something like this. आपके पास हो सकता है CH3Cl on reacting with maybe Cl। तो ये मुझे क्या देगा? ये मुझे देगा टॉलुइन। देखो ये ना, ओके। सो फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन आर एग्जैक्टली द सेम। सिंपली डिपेंड करता है कि आपके पास रिएक्टेंट्स क्या है। नोट कर लो। मतलब ऑब्वियसली मैंने बैलेंस नहीं किया है। अगर दो क्लोरीन निकले तो दो NaCl निकलेगा, जितने क्लोरीन निकलेंगे उतने उतने NaCl निकलेंगे। ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग इजंट एज इम्पोर्टेंट। हो गया? क्या फर्स्ट एग्जांपल में? फर्स्ट एग्जांपल कौन सा फर्स्ट एग्जांपल? ये वाला फिटिक रिएक्शन है। दिस इज इन फिटिक रिएक्शन, दिस इज वुड्स फिटिक रिएक्शन। These are all named reactions. Yes, these are all named reactions. Done. Now, your next reaction is also a very simple one. Next reaction is Kolb's electrolysis. Next is Kolb's electrolysis. और ये वाला भी free radical mechanism follow करता है. This one also follows free radical mechanism, right? Now, Kolb's electrolysis में होता क्या है? There can be two possibilities that can be given to you here. आपके पास एक हो सकता है RCOOH on reacting with NaOH followed by electrolysis. ओके, या तो आपको दे ये दे सकता है, या तो फिर आपको दे सकता है RCOONA एंड डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम ही हुआ। यहाँ पे ये देने का मतलब क्या हुआ? एसिड और बेस रिएक्ट करके आपको क्या देते? सॉल्ट देते। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? पहले सॉल्ट फॉर्म किया, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस किया। यहाँ पे सॉल्ट पहले से था तो डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइसिस किया। ओके, बोथ ऑफ दीज रिप्रेजेंट एग्जैक्टली द सेम थिंग। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या होता है? RR प्लस CO2 plus H2. Okay, exact same चीज here, RR plus CO2 plus H2। नोट कर लो। ये दोनों हमारा रिलीज होता है एनोड पे, ये रिलीज होता है कैथोड पे। दिस इज इंपॉर्टेंट, नोट कर लो।
आर आर न्यूट्रल है, करेक्ट, उससे क्या फर्क पड़ा? यहाँ तक नोट कर लिया? विल डिस्कस द मैकेनिज्म राइट नाउ, बट यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया? अरे नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म हियर? देखो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट स्टेप में देखो क्या हो रहा है कि मेरा आर सी ओ ओ एन ए जो है वो फॉर्म हो रहा है। ओके, चाहे आप यहां से जाओ चाहे आप यहां से जाओ, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द फॉर्मेशन ऑफ आर सी ओ ओ एन ए। ओके, नाउ आर सी ओ ओ एन ए जो है, बताओ ये चीज कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा या नहीं करेगा, एंड व्हाई? बताओ, विल दिस कंप्लीटली डिसोसिएट, यस और नो? अगर एक भी पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है तो डज इट कंप्लीटली डिसोसिएट और नॉट? अगर एक भी पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है तो इट विल कंप्लीटली डिसोसिएट। तो यहाँ पे Na पार्ट एक स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, विच मीन दैट दिस विल अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन। अब देखो, अब तो हमें प्रैक्टिकली पूरा, अब देखो पूरा हो ही गया है। नाउ Na इज अ कैटायन, तो कैटायन कौन से इलेक्ट्रोड पे जाता है? कैटायन गोज टू, करेक्ट, कैटायन गोज टू कैथोड एंड एनायन गोज टू एनोड, राइट। सो हम पहले चलो एनोड पे लिख लेते हैं। एट एनोड देखो क्या हो रहा है, एनोड पे मेरा आर सी ओ ओ माइनस जो है वो जाएगा एंड इट विल गेट डिस्चार्ज, राइट। जैसे कि जब भी आपका एनोड पे होता है, लेट्स से इफ यू हैव Cl माइनस, तो Cl माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल गेट डिस्चार्ज। एग्जैक्ट सेम थिंग हैपेंस हियर एज वेल। यहाँ पे आपका ये जो है ये कन्वर्ट होगा टू गिव यू आर सी ओ ओ फ्री रेडिकल, ओके, प्लस एन इलेक्ट्रॉन। देखो समझ में आया क्या? यहाँ पे इसके पास एडिशनल इलेक्ट्रॉन था, वो एडिशनल इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर सी ओ डॉट आ जाएगा, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस विद दिस वन इज, ये आर सी ओ डॉट जो है, दिस इज बेसिकली सेम एज दिस स्ट्रक्चर आर सी। देखो, हाँ, यहाँ पे ऑब्वियसली फ्री रेडिकल, रेडिकल बनता है, ओके। देन ये और एक और क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करके Cl2 बनाते हैं, राइट। ना यह ध्यान दो। सो ये आर सी ओ डॉट जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आएगा, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस केस इज, ये वाला फ्री रेडिकल यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है, तो यहाँ पर एक और बॉन्ड फॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन ने तो एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ओके, लेकिन कार्बन दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है? कार्बन दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रॉ करके लाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस इसके पास आएगा। देखो ध्यान दो, देखो ध्यान दो क्या हुआ। यहाँ पे कार्बन जो है, यहाँ पे कार्बन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ एक और बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है, तो ऑक्सीजन ने तो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, टू इलेक्ट्रॉन्स हैव टू बी शेयर्ड, ऑक्सीजन ने तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये कार्बन एक और इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा? ये कार्बन जो है एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर आता है, तो यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया, तो आर जो है वो भी अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, ये सुनो। सो व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट आर डॉट प्लस CO2। देखो समझ में आएगा? ओके, सो अब ये CO2 कौन से इलेक्ट्रोड पे रिलीज हुआ बताओ? अब ये CO2 ऑब्वियसली एनोड पे रिलीज हुआ, राइट। अब देखो वैसे तो हमारा काम अब पूरा हो ही गया। अब अगर मेरे पास R डॉट जनरेट हो गया है, सो ऑब्वियसली माय R डॉट विल कंबाइन विद अनदर R डॉट टू गिव मी R R, ओके। एंड ऑब्वियसली ये भी कहाँ पे रिलीज हुआ? ये भी एनोड पे रिलीज हुआ। सो एनोड पे इसलिए आपका क्या क्या रिलीज हो रहा है? R R एंड CO2। नोट कर लो इसको पूरा। नोट कर लिया? Alright. Now cathode पे obviously मेरा क्या जा रहा है? मेरा सोडियम जा रहा है. Okay. Now there can be two ways. There can be two ways in which hydrogen is released. Okay. So common method one क्या है? Na plus will react with H2O to give you NaOH plus H2. Okay. This is basically your react. अच्छा. This is basically your reaction one. Okay. मैंने obviously इसको balance नहीं किया है, but you can understand that.
इसके अलावा जो आपका मेथड 2 है, ओके, आपका Na+ जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा एंड विल कन्वर्ट टू Na, एंड देन दिस Na विल अगेन रिएक्ट विथ H2O to give you NaOH plus H2. Okay, बात बराबर है यहाँ पे कर लो. Okay, obviously I have not balanced the first equation, but आप चाहे तो इस तरह से प्रोसीड करो या फिर आप इस तरह से प्रोसीड करो, दोनों का रिजल्ट सेम ही है कि हाइड्रोजन गेट्स रिलीज्ड एट द कैथोड. नोट कर लो. नोट कर लिया. Okay, Kolb's electrolysis में this is a very common question कि which of the following gases are released at cathode या which of the following gases are released at anode. So in that case it becomes very important. नोट कर लिया सभी ने. दे रहा हूँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया. All right. Now, Kolb's electrolysis is very similar to your Wood's reaction. देखो अब आपको समझ में आ जाएगा. Let's start with the first example. CH3COOH. Okay, reacting with NaOH and electrolysis. Now, आराम से, कोई जल्दी नहीं है. देखो हम पहले एक बार वापस से अपने फॉर्मूले पे जाते हैं. Okay, let's just go back to what we have studied so far. Now देखो, मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या था? RCOH. ओके, RCOH था एंड ये मुझे RR दे रहा था. सो बेसिकली ये पार्ट यहां से जो है ब्रेक हो रहा था. यस और नो? ओके, नाउ वी गो बैक टू आवर एग्जांपल. ओके, सो अब यहाँ पे R वाला पार्ट जो है वो क्या है बताओ? करेक्ट. अब यहाँ पे R वाला पार्ट जो है वो सिर्फ बस हमें इतना ही समझना था. सो अब मुझे बताओ यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा. अब आपको और मैकेनिज्म देखने की जरूरत नहीं है. अब मुझे डायरेक्टली बताओ प्रोडक्ट क्या होगा. यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा? RR होगा, राइट? सो दैट विल बी CH3 और वी कैन आल्सो राइट इट एज C2H6 प्लस CO2 प्लस H2. ऑब्वियसली कई बार आप बुक्स में देखोगे प्लस NaOH, बट ऑल ऑफ दैट इज अंडरस्टूड. इज दैट क्लियर? ओके, सो इजंट इट वेरी सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन? बस आपको ये कुछ एक दो एडिशनल चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सेम. अच्छा, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल. ट्राई करो. नेक्स्ट वाला क्या आया बताओ. नेक्स्ट वाला हो गया. IUPAC नेम क्या था इसका बताओ. साइक्लो, इसका IUPAC नेम नहीं, प्रोडक्ट का IUPAC नेम. हाँ, अरे नमूनो, इस प्रोडक्ट का IUPAC नेम. और साइक्लोपेंटेन नहीं आएगा, साइक्लोहेक्सेन आएगा. क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा आता. ये आता साइक्लोहेक्सेन आता. ऐसा ऑब्वियसली प्लस CO2 प्लस H2O, सॉरी नॉट H2O, H2. ओके एंड सो ऑन. ओके, अब मैं इसके आगे और CO2 H2 नहीं लिखूंगा. नाउ नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो. इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसका IUPAC नेम बताओ. अब आप समझ गए. प्रोडक्ट क्या बनेगा? ओए क्या कर रहे हो? सोच के बोलो. करेक्ट. यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट जो है वो ब्यूट-2-ईन बनेगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर वे फास्टर देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस. एक्सप्रेशन इसका बताओ.
इसका नेमिंग क्या आएगा बताओ, थर्ड वाले का? थर्ड वाले का देखो, वेरी सिंपल, थर्ड वाले का प्रोडक्ट कुछ ऐसा आएगा। 2 2 2 नहीं आएगा, 2 2 1 आएगा, और स्पाइरो नहीं आएगा, बाइसेक्टर आएगा। चेक करो। ओके, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, लास्ट वाले का आपको ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स। बाय द वे, since we have started Forbes electrolysis, at this point Udemy पे complete lectures है, complete chemistry जितना भी मैं पढ़ा था for the 2 year course, जितना भी मैं पढ़ा था, everything is on Udemy. With since we have started Forbes electrolysis already part 2 का first lecture में है. So at this point chemistry is complete. आपको कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, या फॉर द मैटर किसी को भी कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है इंडिया लेवल पे, तो दे कैन वेरी इजीली प्रिपेयर फॉर इट. एनीवेज, यस, आप एग्जैक्टली फॉलो कर सकते हो. अच्छा, मतलब मैं, हाँ ऑब्वियसली आई विल ऑफ कोर्स फॉलो. एनीवेज, ये वाला कंप्लीट हुआ क्या? ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 में डिफरेंस कुछ नहीं, रुको पहले मैं ये वाला कंप्लीट करूँ फिर मैं बताता हूँ. यहाँ पर देखो, आपका सबसे पहले फ्री रेडिकल क्या बनेगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा, यस और नो? नाउ दिस रेडिकल कैन अंडरगो रेजोनेंस, यानी कि ये वाला पार्ट तो रेजोनेंस शो कर सकता है, तो यानी कि मेरा एक और पॉसिबल फ्री रेडिकल है, दैट इज दिस. देखो चेक करो. ओके, सो यानी कि मुझे यहां से एक प्रोडक्ट मिल सकता है, एंड मुझे यहां से एक प्रोडक्ट मिल सकता है. यहां से मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहां से मुझे यही प्रोडक्ट मिलेगा, राइट? एंड यहां से मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा. देखो चेक करो. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? देखो चेक करो. क्लियर? ओके, नाउ एज आई वाज सेइंग पार्ट 2 यूडेमी में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो मैंने आपके 12th क्लास, आपका सीनियर बैच के साथ स्टार्ट किया था. एंड सिंस वहां पे ऑनलाइन क्लासेस हैड बिगन इन मार्च, सो इट वाज नॉट कंप्लीट, बट अब इस पॉइंट पे इट इज कंप्लीट. पहले ऑर्गेनिक का नॉमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म एंड थोड़ा बहुत जीओसी का स्टार्टिंग पोर्शन नहीं था, बट अब सिंस वी हैव स्टार्टेड दिस लेक्चर पार्ट 1 पार्ट 2 अब पूरा कंटिन्यूएशन में है, राइट? So the organic chemistry course is completely present in Udemy. Anyways, ये वाला complete हुआ. Okay, so this is all about Kolb's electrolysis. आपका Woods reaction जो है Kolb's electrolysis exactly same है. नहीं, अब और मैं part 1 में अपलोड नहीं करूंगा. Now I will make something like part 1B or maybe some part 3. देखता हूँ, मैं वैसे कुछ करूंगा where I will uploading the further videos. Okay, part 1 part 2 continuation में अब है. I think I will make some part 1B or something like that, ताकि वहां पे से हम कंटिन्यू कर सकें. Okay, but इस पॉइंट पे the complete series is done. Clear? ये वाला कंप्लीट हुआ. So this is all about Kolb's electrolysis. जो रूल्स हमारे वुड्स रिएक्शन में एप्लीकेबल है, एग्जैक्ट सेम रूल हमारे कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस में एप्लीकेबल है.
दैट इज यहाँ पे अगर मैं फ्री रेडिकल फॉर्म करना चाहूँ तो इट शुड आइदर बी अ 1 डिग्री फ्री रेडिकल और अ 2 डिग्री फ्री रेडिकल, राइट. ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मेरे पास थर्ड डिग्री फ्री रेडिकल होगा, so in that case it will undergo disproportionation, right? So the exact same rules that apply on Woods reaction will apply on Woods electrolysis. Is that clear? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूडेमी में कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है. नाउ नेक्स्ट देखो, हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. Next part is electrophilic addition. We have not yet discussed what is an electrophile and a nucleophile. तो उसका डिस्कशन वही हम स्टार्ट करते हैं. सो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस वहीं पर ही खत्म होता है. कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस वहीं पर ही खत्म होता है. नेक्स्ट आप हेडिंग डालो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ जीओसी. स्टार्ट करें. ऑलराइट. नाउ सबसे पहले देखो हमें क्या समझना है कि मेरे पास मॉलिक्यूल्स जो है दे कैन बी ऑफ ए टाइप और दे कैन बी ऑफ ए बी टाइप. इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज होमो न्यूक्लियर या दोनों एटम्स जो हैं वो सेम हो, एंड दिस इज हेट्रो न्यूक्लियर और हेट्रो एटॉमिक यानी कि दोनों एटम्स जो है वो अलग अलग हो, राइट. अगर दोनों एटम्स सेम है और अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहूँ तो बॉन्ड हमेशा इक्वली ब्रेक होगा. यस और नो? अंटिल अनलेस आई हैव सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस और आई हैव सम आर्टिफिशियल सर्कमस्टेंसेस, मेरा ये बॉन्ड जो है वो तो हमेशा इक्वली ब्रेक करेगा. ओके. एंड जब भी ये इक्वली ब्रेक करता है दिस इज कॉल्ड एज होमोलाइसिस. ओके. और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज होमोलाइटिक फिशन और होमोलाइटिक क्लीवेज. ओके. यहाँ पे तीनों ही केस में इसका मतलब क्या होता है कि द बॉन्ड इज ब्रेकिंग इक्वली. एंड व्हेनेवर यू हैव होमोलाइसिस इन दैट केस आपके पास हमेशा फ्री रेडिकल ही जनरेट होता है. ओके. whenever you have homolysis always free radicals are generated. यहां तक आप नोट कर लो. okay. whenever you have homolysis free radicals are generated. homolysis, homolytic fission और homolytic cleavage. होमोलाइसिस, होमोलाइसिस का मतलब होता है इक्वल ब्रेकिंग. होमोलाइसिस का मतलब होता है इक्वल ब्रेकिंग. ऑल ऑफ दीज मीन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इक्वली. ऑब्वियसली. और अगर यहाँ पे होमोलाइसिस होगा, सॉरी, अगर यहाँ पे होमोलाइसिस था एंड यहाँ पे लेट्स सपोज कि बॉन्ड जो है वो अनइक्वली ब्रेक कर रहा है, लेट्स से दैट बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो ये कुछ इस तरह से ब्रेक करेगा. इट विल ब्रेक इनटू ए प्लस एंड बी माइनस. यस और नो? ओके. सो इफ दिस वाज कॉल्ड एज होमोलाइसिस तो इसका इसका नेमिंग क्या पड़ेगा बताओ. क्या हो गया? सो इसका नेमिंग जो पड़ेगा दैट विल बी हेट्रोलाइसिस. ओके. इसका नेमिंग पड़ेगा हेट्रोलाइसिस, और विच इज सेम एज हेट्रोलाइटिक फिशन. हेट्रोलाइटिक फिशन और सेम एज हेट्रोलाइटिक क्लीवेज. ओके. नोट कर लो. नाउ इन दिस केस यू ऑलवेज गेट अ कैटायन. ओके. एंड यू ऑलवेज गेट एन एनायन. जो कैटायन पार्ट है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल. जो एनायन पार्ट है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल. नोट कर लो. नोट कर लिया. ओके.
टिपिकली होमोलाइसिस हो रहा है ये आपको कैसे पता चलता है? ओके अगर आप होमोलाइसिस करवा रहे हो तो उसके लिए हम क्या कंडीशंस डालते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी कॉमन. द फर्स्ट कंडीशन इज टिपिकली योर सनलाइट. ओके एंड सनलाइट को हम और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम एच म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या बेसिकली लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच म्यू. उसके अलावा आपका एक और भी कॉमन मेथड क्या होता है? दैट इज योर हाई टेम्परेचर. ओके एंड एक और कॉमन मेथड क्या होता है कि द थिंग्स आर इन गैस फेज. ओके अगर आपको ऐसे कंडीशंस दिए हुए हैं उसका मतलब क्या होता है कि 95% ऑफ द केस यू हैव टू टेक होमोलाइटिक फिशन. ओके ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन हो सकता है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज करना पड़े, बट अगर आपको ऐसे कंडीशंस दिए हुए हैं इट मींस इन 95% ऑफ द केस इट वांट्स यू टू डू अ it wants you to follow free radical mechanism, right? बट अगर आपको ऐसा दिया हुआ है तो यहाँ पे आपके कंडीशन क्या होते हैं? यहाँ पे आपके कंडीशन होते हैं पोलर सॉल्वेंट. ओके एंड दूसरा टिपिकल कंडीशन जो होता है जो कि आप देख के बता सकते हो इज लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स. ओके बिटवीन ग्रुप्स का यहाँ पे मतलब क्या है? ए और बी. ओके अगर ए और बी के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लार्ज है तो वो हमेशा इस तरह से ही ब्रेक करेगा. नोट कर लो. नोट कर लिया? होमोलाइसिस का एच म्यू सनलाइट है, एच म्यू लाइट. देख लिया? ओके अब जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं फॉर हाइड्रोलाइसिस. होमोलाइसिस तो हमने सारे एग्जांपल्स देख ही लिए हैं ऑलरेडी. वी हैव डिस्कस्ड वुड्स रिएक्शन, वी हैव डिस्कस्ड कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस. वहां पे तो होमोलाइसिस ही हो रहा था, वहां पे फ्री जनरेट हो रहा था. नाउ हाइड्रोलाइसिस का अगर हम एक एग्जांपल देखें, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल CH3Cl. ओके नेचुरली अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, अगर मैं इस बॉन्ड को मैं ब्रेक करना चाहूँ तो मेरा नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा बताओ? अगर मैं आपको हाइड्रोलाइसिस का एग्जांपल दूं. ओके सो नेचुरली नेगेटिव चार्ज जो है वो मेरा क्लोरीन पे जाएगा. सो व्हाट विल दिस फॉर्म? दिस विल फॉर्म H3C विद अ पॉजिटिव चार्ज एंड चलो प्लस साइन को हम हटा देते हैं. ओके एंड इट विल फॉर्म अ Cl माइनस, राइट? मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जो कैटायन होता है वो क्या बनता है बताओ? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? जो कैटायन है वो क्या बनता है बताओ? इलेक्ट्रोफाइल. ऑब्वियसली यू कैन लुक एट योर नोट्स. करेक्ट, मेरा कैटायन जो है वो बनता है इलेक्ट्रोफाइल, मेरा एनायन जो है वो बनता है न्यूक्लियोफाइल. अब देखो ये चीज इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल हम कैसे डिसाइड करते हैं? वेरी सिंपल. नाउ सबसे पहले अगर मैं इस क्लोरीन को देखूं, ध्यान दो आप सभी, अगर मैं इस क्लोरीन को देखूं तो क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? क्लोरीन के पास एज एन एटम आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? करेक्ट, 7 होते हैं. एंड अगर इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, राइट, एंड अगर इस पे एक नेगेटिव चार्ज है यानी कि अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? करेक्ट, अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है. यस और नो? ओके इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है. इंस्टेड इट इज इलेक्ट्रॉन रिच. यस और नो? इसके पास तो काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन है और कोई भी किसी और एटम के साथ शेड नहीं है. सो दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच. दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच. यस और नो? ना अब आप देखो कि सपोज करो यहाँ पे न्यूक्लियस हुआ, यहाँ पे अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स हुए तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन्स किसको अट्रैक्ट करता है? न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है. यस और नो? the nucleus attracts electrons, similarly the electrons attract nucleus. yes or no? okay so अगर किसी चीज के पास इलेक्ट्रॉन है तो वो किस चीज को अट्रैक्ट करना चाहता है? ओके जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. सो इफ समथिंग इज इलेक्ट्रॉन रिच, करेक्ट, इफ समथिंग इज इलेक्ट्रॉन रिच इट वांट्स टू अट्रैक्ट अ न्यूक्लियस. ओके इट वांट्स टू अट्रैक्ट अ न्यूक्लियस. ओके अब देखो आपने ऑलरेडी पढ़ा है हाइड्रोफिलिक
ओके और अगर मे बी आपने हाइड्रोफिलिक नहीं पढ़ा होगा, आपने हाइड्रोफोबिक तो डेफिनेटली पढ़ा होगा, राइट? हाइड्रोफोबिक क्या होता है बताओ? हाइड्रोफोबिक क्या होता है? हाइड्रोफोबिक इज फियर ऑफ वाटर, चलो ठीक है। हाइड्रोफोबिक इज बेसिकली वाटर रिपेलेंट। ओके, फोबिक का मतलब क्या हो जाता है? रिपेलेंट हो जाता है। फोबिक का मतलब रिपेलेंट हो जाता है, तो फिलिक क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिंग हो जाएगा, राइट? फोबिक एंड फिलिक आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। सो फिलिक इज अट्रैक्टिंग, या इस चीज को वो अट्रैक्ट करता है, यहाँ पे वाटर को अट्रैक्ट करता है। So when I say that this is a nucleophilic species, okay, when I say that this is a nucleophile, okay, और when I say that this is nucleophilic, इसका मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करना चाहता है। क्या ये आप सभी को समझ में आया? न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या हुआ कि ये न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करना चाहता है। ओके, दिस इज अट्रैक्टेड टू न्यूक्लियस। ओके, नाउ न्यूक्लियोफाइल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज मच इजियर टू रिमेंबर। न्यूक्लियोफाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय Nu माइनस। ओके, सो व्हेनेवर यू हैव अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और व्हेनेवर यू हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज ऑलवेज अ न्यूक्लियोफाइल। ओके, अट्रैक्टेड टू न्यूक्लियस। फाइल का मतलब होता है लाइकिंग और लविंग। सो न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग और न्यूक्लियस लाइकिंग। नोट कर लो फटाफट यहाँ तक। एंड यहां पे अब अगर मैं आऊं, पहले आप कंप्लीट कर लो। ओके, एंड अगर अब मैं यहाँ पे आऊं तो कार्बन के पास, ओके, लेट्स लेट्स स्टार्ट बिट बाय बिट। नाउ कार्बन के पास एज एन एटम आउटर मोस्ट में कितने? कार्बन के पास एज एन आउटर मोस्ट में, करेक्ट? वही क्या कर रहे हो, कार्बन के पास एज एन एटम आउटर मोस्ट में चार, राइट? अगर तीन हाइड्रोजन मैंने अटैच किए तो चार के बाद अब उसके पास टोटल में कितने हुए बताओ? सात हुए, राइट? लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, और अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? करेक्ट, नाउ दिस हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो अब ऑब्वियसली इसका ऑक्टेट क्या है? इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, राइट? It means that it is not electron rich, it is instead electron deficient. Yes or no? This is electron deficient. तो अब अगर ये चीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको क्या चाहिए? इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इट इज अट्रैक्टेड टू इलेक्ट्रॉन्स। सो विच इज वाई दिस इज कॉल्ड एज, या इट इज अट्रैक्टेड to electrons, which is why it is called as electrophile. Is that clear to everyone? Okay, which is why it is called as electrophile. Electrophile बोलते हैं या हम इसको electrophilic बोलते हैं। Okay, electrophile को याद रखने का easy तरीका क्या है? We always call this as E plus. Okay, so this becomes much easier to remember कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्टली इलेक्ट्रोफाइल। नोट कर लो। सात इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? पॉजिटिव चार्ज भी तो है ना, पॉजिटिव चार्ज से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, CH3 प्लस है। डन। यहां तक सभी ने पूरा लिख लिया? लेट्स कंटिन्यू। सो अब देखो हम वहीं पे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आप हेडिंग डालो इलेक्ट्रोफाइल, हम उसी में ही कंटिन्यू करें। आप हेडिंग डालो इलेक्ट्रोफाइल। नाउ इलेक्ट्रोफाइल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ई, ओके, और कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ई प्लस, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, या इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय ई अ ब्लैंक ऑर्बिटल और अ वेकेंट ऑर्बिटल। ओके, इन तीनों में से कोई से भी स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूँ, बट अभी के लिए इसको नोट करते हैं। बॉक्स यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल हुआ, हम हर बार डिस्कस करते आए हैं कि जब भी ऐसे रिप्रेजेंट हो इसका मतलब क्या होता है? वेकेंट ऑर्बिटल होता है। Okay, all right, let's start.
So electrophile के देखो कुछ characteristics होते हैं. The first characteristic we have already written is that these are electron deficient species. Electron deficient species या इनका octet जो है वो incomplete होता है. Okay. Apart from that, these may also have vacant orbitals. यानी कि आप vacant orbitals देख के भी पहचान सकते हो, अच्छा हो सकता है ये electrophile हो. May also have vacant orbitals. Okay, that is it can add electrons. Okay, after that it may also have vacant d orbitals. Okay, this is also possible. And इसके अलावा it may also have a positive charge. Okay, आप ये सारी चीज देख के पहचानोगे कि अच्छा ठीक है, this is an electrophile. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको H+ दूं, या फिर अगर मैं आपको AlCl3 दूं, या फिर अगर आपको BCl3 दूं, या फिर अगर मैं आपको SO2 दूं. ओके, पहले आप ये सारे देख लो. ओके, ना अब आप बताओ कि ये सारे इलेक्ट्रोफाइल क्यों है. अगर मैं H+ को देखूं तो H+ मेरा इलेक्ट्रोफाइल क्यों होगा बताओ. या आप देख के कैसे बता सकते हो कि अच्छा ये इलेक्ट्रोफाइल है. ऑन व्हाट बेसिस कैन वी से. करेक्ट, वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है. ओके, क्लियरली देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज है, व्हिच इज व्हाई दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल. अगर मैं AlCl3 को देखूं, ओके, करेक्ट, सो AlCl3 के केस में क्या है, आई हैव एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट. yes or no. Okay, I have an incomplete octet. Exact same thing with BCl3 as well. BCl3 में भी मेरा एक incomplete octet है, या यहाँ पे मेरे पास vacant orbital भी available है, right? And SO2 is an electrophile because, correct, SO2 is an electrophile because it has vacant d orbitals. Is that clear? Okay, so there can be various reasons how or why something can behave as an electrophile. आपको देख के समझना पड़ेगा अच्छा ये पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो किस फैक्टर की वजह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है. इज दैट क्लियर? नोट कर लो. ओके, नाउ हाउ डू वी स्टेबलाइज एन इलेक्ट्रोफाइल. टू स्टेबलाइज एन इलेक्ट्रोफाइल इट्स वेरी सिंपल. टू स्टेबलाइज एन इलेक्ट्रोफाइल, मैं इसको अब ऐसे लिख रहा हूँ. ओके, टू स्टेबलाइज एन इलेक्ट्रोफाइल, बट मैं ऐसे लिख तो रहा हूँ, बट इसका मतलब कैन बी आइदर ऑफ दीज. दिस इज जस्ट फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग, बट इसका मतलब इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है. नाउ अब देखो, एक इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए. एन इलेक्ट्रोफाइल वांट्स इलेक्ट्रॉन, सो टू स्टेबलाइज दिस आई मस्ट गिव इलेक्ट्रॉन. सो अगर कोई और स्पीशीज को इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, then it will be stabilized by electron donating groups or electron withdrawing groups. Correct, it has to be stabilized by electron donating groups. यानी कि इसका स्टेबिलिटी जो है is directly proportional to electron donating groups, that is your +m, +h or +I. Okay, and it will obviously be inversely proportional to, electron withdrawing groups. Correct, it will obviously be inversely proportional to electron withdrawing groups, that is your -m, -h or -I. yes or no. नोट कर लो यहां तक. नोट कर लिया. So this was all about an electrophile. यहां तक नोट कर लिया सभी ने. Carbocation is an electrophile. Carbocation is an electrophile. All right. Now the next is nucleophile. Now nucleophile को हम typically कैसे represent करते हैं? Nucleophile को आप Nu, okay, या Nu minus या फिर Nu and lone pair. Okay, we can represent it in either of these ways. Okay, we can represent it in either of these ways. Now ये क्या होता है? These are basically species which are electron rich. Species which are electron rich. They have
they have complete octet. They have complete octet and at least one lone pair. And at least one lone pair that it can provide to an electrophile. Electrophile. नोट कर लिया? अब जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं, OH minus H2O, एक सेकंड एग्जांपल लें, OH minus H2O maybe C2H5OH, maybe NH3, maybe Cl minus, maybe, चलो इतना ही काफी है. ओके ना, अब आप मुझे बताते रहो ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल कैसे हैं. ओके, व्हाई आर दीज न्यूक्लियोफाइल? ओके, द फर्स्ट वन इज वेरी सिंपल. यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, या ऑक्सीजन एट दिस पॉइंट हैज 3 लोन पेयर्स. ऐसा नो, ऑक्सीजन का यहाँ पे पहली बात तो ऑक्टेट जो है वो तो कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट है. इन एडिशन इट हैज 3 लोन पेयर्स. ऐसा नो. ओके, अगर मैं H2O पे आऊं तो इसके पास कितने लोन पेयर्स है बताओ? करेक्ट, H2O has 2 लोन पेयर्स. C2H5OH में ना, अब देखो ये दोनों तो सिंपल थे, बट आपको हो सकता है कई बार काफी बड़ा मॉलिक्यूल या काफी बड़ा स्पीशीज मिले. इन दैट केस हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा पार्ट है जो कि न्यूक्लियोफिलिक है. ऑब्वियसली यहाँ पे ऑक्सीजन है जो कि न्यूक्लियोफिलिक है, बिकॉज इट इज ऑक्सीजन विच हैज अ लोन पेयर. राइट, सो यहाँ पे आपके पास अगेन 2 लोन पेयर्स है विच इज फ्रॉम ऑक्सीजन. NH3 में बताओ कितने लोन पेयर्स आएंगे? दिस इज वेरी सिंपल. NH3 में ऑब्वियसली एक लोन पेयर आएगा, दैट इज द लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन. एंड अगर मैं क्लोरीन का देखूं तो क्लोरीन के पास तो 4 लोन पेयर है. ओके, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है एंड इट हैज 4 लोन पेयर्स. इज दैट क्लियर? ओके, ना इसके अलावा देखो काफी सारे स्पीशीज होंगे जो कि ना ही इलेक्ट्रोफाइल होंगे ना ही न्यूक्लियोफाइल होंगे. जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं CH4. ओके, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं CH4, तो CH4 में अगर मैं कार्बन को देखूं तो कार्बन के पास फिलहाल, ओके, कार्बन के पास इन दिस मॉलिक्यूल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, नॉट एटम, इन दिस मॉलिक्यूल. करेक्ट, कार्बन के पास इन दिस मॉलिक्यूल 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है. क्या इसको और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? डज इट नीड मोर इलेक्ट्रॉन्स? ऑब्वियसली डज नॉट नीड एनी मोर इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए तो ये डेफिनेटली क्या नहीं है बताओ? इट इज डेफिनेटली नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल. yes or no? इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, तो इट इज डेफिनेटली नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल. सेकंड थिंग, ओके, डज कार्बन हैव एनी लोन पेयर हियर? कार्बन के पास यहाँ पर चारों ही बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है. कार्बन के पास यहाँ पे एक भी लोन पेयर तो नहीं है. तो देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है. ओके, सो इट मींस दैट इट इज डेफिनेटली नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल. ओके, इलेक्ट्रोफाइल तो ये हो ही नहीं सकता. सेकेंड थिंग, इसके पास लोन पेयर एक भी अवेलेबल नहीं है, और क्योंकि इसके पास लोन पेयर एक भी अवेलेबल नहीं है तो ये न्यूक्लियोफाइल भी नहीं हो सकता. ओके, सो दिस इज नाइदर एन इलेक्ट्रोफाइल नॉर अ न्यूक्लियोफाइल. इज दैट क्लियर? इन दैट केस देयर इज नो स्पेशल नेम फॉर इट. ये बस ना ही इलेक्ट्रोफाइल है ना ही न्यूक्लियोफाइल है. इज दैट क्लियर? ओके, ओके, ना इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान रखना है ना, इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं these are electron acceptors. okay, electrophiles are electron acceptors. now आप याद करो एसिड बेस वाले कॉन्सेप्ट में, जहां पे हमने एसिड बेस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाले स्पीशीज को हम क्या बोलते थे? करेक्ट, these were called as Lewis acid. okay, so electrophiles are similar to Lewis acids. They are not same. okay, they are not exactly same, they are similar to Lewis acids. and similarly nucleophile क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं. तो ये किस चीज के सिमिलर आ जाएगा बताओ?
करेक्ट, दिस इज सिमिलर टू लुईस बेस, नोट कर लो। नोट कर लिया? ओके ना, यहाँ पे देखो काफी लोग एक चीज में कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, काफी लोग देखो एक चीज में कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो ये बोलते हैं कि न्यूक्लियोफाइल एंड बेस आर सेम, ओके, बट न्यूक्लियोफाइल और बेस आर नॉट द सेम, दे आर डिफरेंट, ओके। हाउ आर दे डिफरेंट? देखो वेरी सिंपली, जब भी मैं एक ब्रॉन्स्टेड बेस बोलता हूँ, सिर्फ अपना काम इजी करने के लिए मैं यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड बेस बोल रहा हूँ, ओके। एक ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है बताओ, बाय डेफिनेशन व्हाट इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस? करेक्ट, अ ब्रॉन्स्टेड बेस एक्सेप्ट्स NH प्लस, ओके। नाउ यहाँ पे हमें क्या समझना है कि जब भी हम एक बेस का डिस्कशन करते हैं, इन दिस केस द लोन पेयर इज प्रोवाइडेड टू स्पेसिफिकली H प्लस, ओके। यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड बेस में क्या हो रहा है कि आवर लोन पेयर इज प्रोवाइडेड टू H प्लस ओनली, या जब भी हम बेस के बारे में बोलते हैं तो इन दैट केस लोन पेयर इज प्रोवाइडेड टू H प्लस। लेकिन जब हम एक न्यूक्लियोफाइल बोल रहे होते हैं, ओके, सो न्यूक्लियोफाइल जो है वो मेरा लोन पेयर कैन बी प्रोवाइडेड टू एनी स्पीशीज, कैन बी प्रोवाइडेड to any species, okay, it can be H plus or it can be any other species। क्या ये पढ़ आपको समझ में आया? ओके, सो अब आप ये बताओ कि बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ओके, बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल विच इज अ सुपरसेट एंड विच इज अ सबसेट, between base and nucleophile which is a superset and which is a subset, okay, obviously nucleophile is a superset क्योंकि any species के अंदर, okay, any species के अंदर आपका H प्लस आएगा, राइट। सो अगर मैं एक वेन डायग्राम बनाऊं तो कैसा आएगा, ये कंप्लीट चीज जो है वो मेरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, एंड बेस जो है वो तो इसका स्मॉलर सबसेट होगा, ओके। नाउ यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो कि कई बार आता है, ओके, all bases are nucleophiles, all bases are nucleophiles, but सारे न्यूक्लियोफाइल्स बेसिस आएंगे क्या? but all nucleophiles are not basis, okay, this is very very important क्योंकि कई बार ये चीज कहीं ना कहीं आ ही जाता है। नोट कर लिया? नोट कर लिया? there is also one very important difference जो कि देखो आपको अभी समझ में आएगा, हम इसी में कंटिन्यू करें, we are continuing in nucleophile only, नीचे, ओके। ना अब देखो, अगर मैं बेसिक ऑर्डर बताऊं या बेसिक स्ट्रेंथ बताऊं, बेसिक ऑर्डर चलो मैं लिख देता हूं, सेम एज बेसिक स्ट्रेंथ, ओके। लेट्स से इफ आई गिव यू CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस एंड F माइनस, ओके। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, हम इसको अरेंज कर रहे हैं इन ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ओके। सो इसको बेसिक स्ट्रेंथ में करने के जगह इसके कॉन्जुगेट को एसिडिक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना ज्यादा इजी था, यस और नो? सो अगर सपोज करो मैं इन सभी का कॉन्जुगेट एसिड लेता हूं, दैट इज CH4, NH3, H2O एंड HF, ओके। सो उन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा आता? obviously HF आता, HF would have been the strongest acid, so in this case which becomes the weakest base? obviously F minus मेरा weakest base हो जाता है, ठीक है, यानी कि in this direction my basic strength क्या कर रहा है बताओ, my basic strength is decreasing, yes or no? समझ में आ रहा है ना?
Okay, now this is obviously along a period. और अगर मैं along a group बताता, देखो F minus, Cl minus, Br minus and I minus, देखो ध्यान दो. Now again अगर मुझे इनको बेसिक ऑर्डर में अरेंज करना है, so the best way would be कि मैं पहले इनको एसिडिक ऑर्डर में अरेंज कर लूं, इनके कॉन्जुगेट को. तो इनका कॉन्जुगेट HF, HCl, HBr and HI. Out of those acids, which one would have been the strongest? Obviously HI strongest आएगा. नमूने तुम लोग थोड़ा पढ़ लो. Obviously HI strongest आएगा because along a group what factor is important? Size is important along a group, right? So यहाँ पे I का size सबसे largest आता है. So which means that HI would have been the strongest acid. अब अगर HI strongest acid आता है तो I minus क्या हो जाएगा बताओ? I minus मेरा weakest base हो जाएगा. So again in this direction, okay, again in this direction, my basic strength is decreasing. Is that clear? Yes or no? Okay. Now, यहां तक के लिए आप लोग नोट कर लो. लिख लिया? So this is your basic order. लेकिन अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी बताऊं, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ओके, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर. ओके, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर. जैसे बेसिसिटी क्या होता है, वही बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक कैरेक्टर, वैसे ही न्यूक्लियोफिलिसिटी. ओके, नाउ इन दिस केस न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिकली हमारा क्या होता है? दिस इज टेंडेंसी टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन पेयर. ओके, नाउ सेम चीज अगर मैं एक पीरियड में देखूं, दैट इज योर CH3 minus, NH2 minus, OH minus and F minus. ओके, ना अब आप याद करो हमने एक फैक्टर डिस्कस किया था कि नेगेटिव चार्ज को अगर मुझे स्टेबलाइज करना है, सो माय स्पीशीज शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. यस और नो? जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होता है उतना ही ज्यादा स्टेबल मेरा नेगेटिव चार्ज होता है. आप याद करो जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी निकालते थे तो हम हमेशा क्या बोलते थे कि अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है. यस और नो? Okay, so in this case that I have given you, CH3 minus, NH2 minus, OH minus and F minus, कहाँ पे नेगेटिव चार्ज मोस्ट स्टेबल होगा? ऑब्वियसली F माइनस पे मोस्ट स्टेबल होगा. तो अगर वहां पे नेगेटिव चार्ज मोस्ट स्टेबल है तो ऑब्वियसली फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कैपेसिटी तो कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तो उसका इलेक्ट्रॉन स्टेबल है. भाई फ्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन संभाल सकता है तो वो क्यों किसी और को देगा, राइट? सो आउट ऑफ दीज दैट आई हैव गिवन यू, which has a tendency to give the electron fastest? Correct. So in this case CH3 will have a tendency to give the electron fastest, right? So अब अगर मैं देखूं तो मेरा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, ओके ध्यान से देखो, मेरा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है बताओ? करेक्ट, इस डायरेक्शन में मेरा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज कर रहा है. ओके, सो पहली बात तो इन अ ग्रुप लेफ्ट टू राइट मेरा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या कर रहा है बताओ? करेक्ट, मेरा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज कर रहा है. ओके, सो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. देखो समझ में आया क्या? यहाँ तक पढ़ा? सॉरी, ग्रुप मैंने एक गलत लिख दिया, नॉट इन अ ग्रुप, इन अ पीरियड. मैंने एक गलत लिख दिया, नॉट इन अ ग्रुप, इन अ पीरियड. नोट कर लिया? नोट कर लिया सभी ने? ऑलराइट. Now, the second part is very, very, very important, and everybody will always get confused there. Now, along a group, sorry, yeah, in a group, in a group, okay,
जैसे कि अगर हम डिस्कस करें F माइनस Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस, ओके। नाउ अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द टेंडेंसी टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन। मैं ये चीज बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ ना, अब आप याद करो हमने केमिकल बॉन्डिंग में काफी पहले एक पर्टिकुलर पोर्शन पढ़ा था कॉल्ड एज फजान्स रूल। ना फजान्स रूल में कैटायंस के केस में, एनायंस के केस में हमने दो टर्म्स डिफाइन किया था, राइट। इन केस ऑफ कैटायंस व्हाट वाज द टर्म दैट वी हैड डिफाइंड, इन केस ऑफ कैटायंस व्हाट वाज द टर्म दैट वी हैड डिफाइंड, बताओ। चलो मैं यहाँ पे, करेक्ट, इन केस ऑफ कैटायंस द टर्म दैट वी हैड डिफाइंड वाज पोलराइजिंग पावर। वेरी गुड, चलो आप में से कुछ लोग रिवाइज कर रहे हैं, देखो मैं यहाँ पे साइड में बता रहा हूँ, ओके। नाउ फर्स्ट रूल में हमारे पास क्या था, ये कैटायन था, ये एनायन था, राइट। द कैटायन वाज ट्राइंग टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन, राइट। वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि आयनिक कंपाउंड्स में कोवैलेंट कैरेक्टर कितना है, okay. So in case of cations we had defined polarizing power, in case of anions we had defined, correct, in case of anions we had defined polarizability, yes or no, okay, now correct। चलो आप में से काफी लोगों को काफी सारे फैक्टर्स याद है। पोलराइजिंग पावर के लिए क्या क्या फैक्टर्स थे, देयर वर 3 फैक्टर्स हियर, बताओ क्या क्या थे। The first factor was obviously yes, size decreases, polarizing power increases. The second factor was, correct, very good, the second factor was charge, and the third factor was charge increases, polarizing power increases, and the third factor was very good, pseudo inert gas configuration, right। pseudo inert gas configuration अगर है तो इसका polarizing power again increase करता है, okay। Now in case of anions we had only 2 factors, okay। What were the factors, correct, the first factor was your charge, if charge increases polarizability if charge increases polarizability increases, and size के मामले में क्या था बताओ, साइज क्या करना चाहिए कि पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करे, करेक्ट, साइज इंक्रीजेस देन पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस, ओके। नाउ पोलराइजेबिलिटी में हो क्या रहा है कि द एनायन इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो, okay। So if my nucleophilicity is the tendency to provide electrons, तो यानी कि इन सब में से सबसे ज्यादा टेंडेंसी भी किसका होगा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने का, whichever is the largest in size, correct। तो यहाँ पे अब देखो मेरा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है बताओ, मेरा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, ओके। सो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्या ये आपको समझ में आया, ओके। अब आप देखो, ध्यान दो एक सेकेंड के लिए, अब आप देखो ध्यान दो एक सेकेंड के लिए। सो पीरियड में लेफ्ट टू राइट मेरा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा था, ग्रुप में टॉप टू बॉटम मेरा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा था, ओके। डिक्रीज इंक्रीज, लेकिन अगर मैं बेस में जाऊं, ओके, सो देखो अलोंग अ पीरियड क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, अलोंग अ ग्रुप भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, okay। So this is the important difference between a base and a nucleophile, is that clear to everyone, okay। copy कर लो, this is for your nucleophile, okay। मैं यहाँ पे base के लिए भी लिख देता हूँ, for a base along a period decreases, along a group also decreases, okay? Note कर लो, this is a very 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 common question, note कर लिया। along a group एक और बार, alright। along a group हम बेसिकली क्या देखते हैं, along a group हम बेसिकली साइज देखते हैं, राइट। सो इफ साइज, if size increases if size increases the anion has a greater tendency to provide electron, right। आप याद करो हमारा क्या था कि अगर anion का साइज इंक्रीज कर रहा है तो इसका न्यूक्लियस जो है वो अब इस इलेक्ट्रॉन पे कम फोर्स एक्सर्ट कर पाएगा, राइट। इफ इट इज अ स्मॉलर वन देन द न्यूक्लियस इज एबल टू एक्सर्ट अ लार्जर फोर्स, बट जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता जा रहा है ये एनाइन का न्यूक्लियस तो अब इस पे कम इफेक्टिव चार्ज अप्लाई कर पाएगा, राइट, which is why the electron shifts, इसलिए when size increases nucleophilic character also increases, okay। क्योंकि nucleophile क्या होता है, the tendency to give electrons, is that clear,
ये चीज तो अब आप पीरियोडिक टेबल में याद करो, पीरियोडिक टेबल में आप याद करो कि हम ग्रुप में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्यों नहीं देखते, क्योंकि वहां पे साइज इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, राइट। सी व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज स्टेबिलिटी जो है वो एक्चुअली चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ओके, डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज बाय साइज, ओके। सो इन सम केसेस इट इज चार्ज व्हिच इज डोमिनेटिंग, इन सम केस इट इज साइज व्हिच इज डोमिनेटिंग, बट हमेशा एक्चुअल फैक्टर जो होता है वो चार्ज डेंसिटी होता है इन दोनों का ओवरऑल, okay. So what it was found is in case of F minus, Cl minus, Br minus and I minus, इन सब पे चार्ज तो बराबर है, लेकिन इसका साइज मैक्सिमम है तो इसका चार्ज डेंसिटी मिनिमम होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो वी विल स्टॉप।